नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। आज पुनः हाजिर हूं मैं एक एक्ट को लेकर के, और यह एक्ट है आपको बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1961। पहले मैं ये आपको समझा दूं कि ये एक्ट आया क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस एक्ट में जो भी प्रोविजन किए गए हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस जो है आपको फैक्ट्री एक्ट से जुड़े हुए हैं। और इसके पहले 1948 में फैक्ट्री एक्ट आ चुका था, बावजूद इसके इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बात ऐसी थी कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जो आपने पढ़ रखा है पहले से भी, उसमें फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड होने के लिए कंडीशन है कि अगर फैक्ट्री विथ पावर है या विदाउट पावर है, यानी शक्ति से उसको चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है, या विदाउट पावर यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहा है, वो मैनुअल फैक्ट्री है, मशीन वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है। तो विथ पावर और विदाउट पावर में 10 और मोर इंप्लॉइज है, यहाँ पे 20 और मोर इंप्लॉइज का कंडीशन है। ये जो बीड़ी सिगार अधिनियम है, तो ये जो बीड़ी बनाने का काम होता है आपका, आपने अगर अनुभव किया हो आपके गांव शहर में अगर कहीं बनता हो, तो एक तो इसमें क्या करते थे, जो एम्प्लॉयर होते थे वो फैक्ट्री से कवर्ड नहीं हो, इसके लिए छोटे छोटे जो घर होते हैं, घरों में लोगों को बीड़ी सप्लाई कर दिया करते हैं। और जो कर्मचारी होता है वो घर में ही अपने और अपने बच्चों के साथ मिल करके बीड़ी वगैरह बना करके फिर उसको वापस मालिक को भेज दिया करता है। फिर वो फैक्ट्री में सेकाई वगैरह का काम करने के लिए कुछ कामगार रखते थे, तो वो संख्या 9-8 इस तरह से रहती थी। तो इस तरह से वो फैक्ट्री एक्ट्स में कवर्ड होने से बच जाते थे। कई बार ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर को रखा, कॉन्ट्रैक्टर फिर कुछ परिवारों से हेल्प लेकर के अपना बीड़ी बना करके इनको अवेलेबल करा दिया। तो कई सारे कारण होते थे कि जो बीड़ी कामगार होते थे वो इस फैक्ट्री एक्ट में आने से बच जाते थे। ऐसी स्थिति में उनके संरक्षण के दृष्टिकोण से जो है यह आपको संरक्षात्मक श्रम अधिनियम, बीड़ी कामगार अधिनियम लाया गया। यह जो है आपको केंद्रीय अधिनियम है, यानी सेंट्रल एक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि जो भी एक्ट होता है या तो सेंट्रल हो सकता है या स्टेट का हो सकता है, जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है लेबर। सेंट्रल एक्ट के बाद फिर उसको चलाने के लिए या तो स्टेट अपना रूल बना सकती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे एक्ट में सेंट्रल रूल होता है, उसी को ही स्टेट इंप्लीमेंट करती है। कुछ एक्ट स्टेट के जो अपने होते हैं तो स्टेट अपना रूल उसको बनाती है। तो यह जो है जो केंद्रीय अधिनियम है, और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने आपकी नियमावली 1968 से बना रखी है। जो इसका उद्देश्य है, अगर उसके की पॉइंट को देखें तो बीड़ी और सिगार जो है, बीड़ी और सिगार जो कि आपका तंबाकू प्रोडक्ट से बनता है, उनके स्थापनों में नियोजित कामगारों के कल्याण की व्यवस्था करना तथा उनके कार्य के दशाओं को विनियमित करना, रेगुलेट करना, यही इसका जो है सो मेन उद्देश्य है। देख लेते हैं इस एक्ट के प्रमुख परिभाषाओं को। सेक्शन 2 जो है परिभाषाओं से संबंधित है। उसमें जैसे एक परिभाषा है आपको बालक की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जगह लेबर लॉ में बालक के डेफिनेशन में यही है, जिसने अपने उम्र का 14 वर्ष पूरा नहीं किया हो उसको हम बालक के रूप में रखते हैं। बात हुई वयस्क की, तो वयस्क वैसा व्यक्ति हो गया जिसने अपने उम्र का 18 वर्ष पूरा कर लिया है। ये सारी परिभाषाएं आपको फैक्ट्री एक्ट में भी मिल जाएंगी। और आपको पूरे लेबर लॉ में कहीं भी अगर बालक की परिभाषा दिखती है, आपको किशोर की परिभाषा दिखती है, या वयस्क की परिभाषा दिखती है, तो वो आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ 14 वर्ष जिसने पूरा नहीं किया हो, यहाँ पे 14 पूरा करके 18 तक का, और जिसका 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है वो आपको वयस्क की श्रेणी में आता है। इसके बाद है इसमें अल्प व्यक्ति, इसके लिए वही है जिसने अपने 14 वर्ष को पूरा नहीं किया है। कर्मचारी की परिभाषा में आपको रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली अगर किसी को एम्प्लॉयर ने रखा हो, या किसी अभिकरण या एजेंसी के जरिए, कंट्रैक्टर के थ्रू, या आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है कई बार, उनके थ्रू आपने रखा है किसी स्थापना या गोदाम में कुशल काम करने के लिए, चाहे स्किल्ड वर्क हो, शारीरिक हो, लिपिकीय कार्य हो, इस सब में लगा हो, नियोजित हो, चाहे उसे मजदूरी नहीं भी मिलती हो सकता है कई बार डिस्प्यूट रेज होता है कि हम उसको कोई पेमेंट नहीं करते थे, इससे मतलब नहीं है पेमेंट नहीं देना। उसके अलावा भी कई फैसिलिटीज होती हैं, जैसे उसको ग्रेचुइटी मिलना चाहिए, पीएफ, बोनस, ये सब। हो सकता है किसी कारण से उसको पेमेंट नहीं मिलता, वो घर का ही कोई सदस्य हो, या उसको कुछ उसमें शेयर बटा हुआ हो, वो अलग बात है। कर्मचारी के अंतर्गत ऐसा श्रमिक सम्मिलित है जिसे नियोजक या ठेकेदार द्वारा बीड़ी या सिगार घर पर बनाने के लिए कच्चा माल दिया जाता है। ये इस डेफिनेशन में जो जोड़ा गया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि घर पर भी अगर किसी को कच्चा माल भेज करके आप बीड़ी सिगार बनवा के मंगवा रहे हैं, वो आदमी आपके फैक्ट्री में या आपके औद्योगिक परिसर में आके काम नहीं भी कर रहा है, तब भी वो आपका कर्मचारी के परिभाषा में शामिल होगा, या जो उसके द्वारा नियोजित तो नहीं है लेकिन उसकी अनुमति से या उसके हुए समझौता के अनुसार वो काम करता है। वो आपके यहाँ रोल में नहीं है, मास्टर रोल में दर्ज नहीं है उसका नाम, लेकिन उसके साथ आपका ऐसा एग्रीमेंट है कि वो आपके बीड़ी को वगैरह बना करके घर पर से ही आपको भेज दिया करता है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल करके। तो ये चीज भी आपको कर्मचारी के परिभाषा में आता है। हालांकि इस एक्ट के तहत आपको बच्चों को काम करने की मनाही है, लेकिन चूंकि घर पर जब ले जाते हैं
कामगार। तो इस मामले में थोड़ी सी जो है सो समस्या है इसके मॉनिटरिंग में। अगर हम बात करें नियोजक की परिभाषा, तो नियोजक के अंतर्गत जो है सो इसमें ठेका श्रमिक अगर के थ्रू काम करवा रहे हैं तो जो प्रधान नियोजक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसको हम लोग कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत इसको डिफाइंड किया जाता है कि कौन होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या अन्य श्रमिकों के संबंध में ऐसे व्यक्ति से है जिसका स्थापन के कामकाज पे अंतिम नियंत्रण है। जो भी लास्ट अथॉरिटी है वो उसका नियोजक होगा, जिसमें अग्रिम धन देने, सामानों की आपूर्ति करने या अन्य तरीके से स्थापन के काज करने में के नियंत्रण में सारे उसके पावर उसके पास है, यानी जो भी इस्टेब्लिशमेंट को चलाने का सारा पावर रखता है। नियोजक के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिससे स्थापन के कामकाज सुपुर्द किए हो, चाहे उसे आप किसी भी नाम से बुलाइए, मैनेजमेंट के नाम से बुलाइए या फिर आप उसको सुपरिटेंडेंट के नाम से बुलाइए, प्रबंधकर्ता के नाम से बुलाइए या आप मैनेजर बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन जो आदमी अल्टीमेट कंट्रोल रख रहा है उस इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए उसको नियोजक के रूप में माना जाएगा। स्थापना के संबंध में भी यहाँ पे परिभाषा दी गई है इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करने के लिए, जिसके किसी भी भाग में बीड़ी या सिगार या दोनों के बनाने के संबंध मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर चलता हो तो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपको गोदाम वगैरह जो है वो सब कोई शामिल किया हुआ है। परिभाषा में औद्योगिक परिसर को डिफाइन किया गया है, तो उसको डिफाइन किया गया कि निजी निवास गृह को छोड़ करके ऐसा स्थान या परिसर जिसके किसी भी भाग में बीड़ी या सिगार या दोनों निर्माण से संबंध कोई भी उद्योग या विनिर्माण चलता हो और शक्ति की सहायता से या उसके बिना दोनों हो सकता है, विद पावर या विदाउट पावर चलाई जाता है। और इसके अंतर्गत जो है अगर वो बीड़ी पत्ते को रखने के लिए या बना करके बीड़ी को रखने के लिए गोदाम वगैरह बनाया है तो वो गोदाम भी इसमें शामिल होता है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, तो सीधी सी थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंधित सौंपा गया कार्य अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, जो भी वो लेबर ठेका श्रमिक रखता है उनके थ्रू करवाता है, जो किसी निजी निवास गृह में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए श्रमिकों को लगाता है। इसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर्स, अभिकर्ता, मुंशी, ठेकेदार या सट्टेदार शामिल होते हैं। कई बार यह भी होता है कि मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉयर है, अब उसको बीड़ी बनवाना है तो उसने कॉन्ट्रैक्टर रख लिए 2-3 कि भाई आप हमारा हेल्प कर दीजिए। अब ये कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करता है, अपने अंदर 2-3 लोगों को रख लिया, उसको हम लोग फिर कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, उप ठेकेदार। तो ये जो उप ठेकेदार हैं ये भी कॉन्ट्रैक्टर्स के डेफिनेशन में, या फिर कई बार मुंशी वगैरह जो होते हैं उन सबको इनके परिभाषाओं में रखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो डिफाइन किया गया उसके अंतर्गत रखा गया है कि वह कोई भी प्रक्रिया जो किसी वस्तु या तत्व को बीड़ी या सिगार दोनों के रूप में व्यवहार, विक्रय, परिवहन, वितरण या निपटान के लिए चलाई जाती हो या उससे जुड़ा हुआ हो, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मोटा मोटी इसको समझिए कि बीड़ी या सिगार बनाने के लिए अगर कोई भी चीज आप बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा का सारा काम जो है सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा, उसी के डेफिनेशन में आएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एक्ट पूरा का पूरा काम करेगा। तो ये थी इस एक्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब इस एक्ट का जो मेन सेक्शन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो सेक्शन 3 है वो आपको अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस से जुड़ा हुआ है कि जो भी परिसर में अगर आप चाहते हैं कि हम बीड़ी या सिगार बनाएं तो ऐसे परिसर में बनाने के लिए आपको उस परिसर का लाइसेंस लेना होगा और नियोजक द्वारा बीड़ी या सिगार या दोनों के निर्माण के लिए किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में प्रभावित करने के लिए विधिमान लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह लाइसेंस जो होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेना होता है। बिहार के मामले में अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट में लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं इस एस्टैब्लिशमेंट को लाइसेंस देने के लिए। यह जो अनुज्ञप्ति होती है उसके लिए आवेदन आपको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो सक्षम प्राधिकारी है उनके समक्ष भेद प्रपत्र में अपने निर्धारित शुल्क के साथ करना होता है। अधिनियम में लाइसेंस प्राप्त करने की विधि, लाइसेंस के नवीकरण की विधि। नवीकरण का मतलब होता है कि जो लाइसेंस मिला वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, कई मामलों में यह 1 साल तक के लिए वैलिड होता है और इस मामले में भी यही है कि 1 वर्ष के बाद फिर से आपको इसको रिन्यू कराना है आपका लाइसेंस को। तो ये सारा नवीकरण कैसे होगा, कितने दिन तक वैलिड होगा, सारी बातें जो है सो उसमें रहेंगी उस रूल में। और ये सारी बातों का उल्लेख कहाँ होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेट का रूल बना हुआ है तो उस रूल में ये सारी बातों का उल्लेख होगा कि लाइसेंस कैसे बनेगा, कितना दिन वैलिड होगा, कैसे उसका नवीकरण होगा, ये सारी बातें। सक्षम प्राधिकारी जो है लाइसेंस की स्वीकृति भी दे सकता है, चाहे इसको अगर लगता है कि नहीं या अप्लाई करने वाला आदमी सही तरीके से नहीं अप्लाई किया या गलत प्रयोग कर सकता है इन चीजों का, तो वो अस्वीकृत कर सकता है। बिहार में देने के लिए मैंने आपको बताया कि श्रम अधीक्षक जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं। ये सेक्शन 5 जो है वो अपील से जुड़ा हुआ है। अपील किस बात की, तो जब किसी ने अप्लाई किया
और उसने लाइसेंस नहीं दिया जो प्राधिकारी थी, तो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित होकर के, दुखी होकर के वो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी उच्च प्राधिकारी के पास, जो अपीलीय अथॉरिटी होंगे, जैसे यहाँ पे CIO होते हैं, उनके पास जो है वो अपना अपील कर सकता है कि हमको लाइसेंस नहीं मिला अमुक अमुक कारणों से। बिहार में जो अपीलीय प्राधिकारी हैं वो मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी हैं, चीफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या CIO इनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। उनके यहाँ आवेदन देने के बाद आवेदन अस्वीकृति के 30 दिन के अंदर अपील करना है। अगर अपील में अगर सुनवाई उनके पक्ष में गई तो फिर से उसको लाइसेंस देना है, अगर विपक्ष में गया तो फिर लाइसेंस नहीं मिलेगा। बात की जाए निरीक्षक की, तो सरकार ने अधिसूचना के द्वारा निरीक्षक घोषित कर रखा है। बीडी स्टैब्लिशमेंट एक्ट में लेबर सुपरिटेंडेंट एंड एबव सभी इसमें निरीक्षक घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक का भी अधिसूचना किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो CIO होते हैं वो आपके इसके मुख्य निरीक्षक घोषित किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। निरीक्षक जो होगा वो आपको, जैसे कि हर एक्ट में होता है, वो आपका लोक सेवक होगा, उसको शक्तियां प्राप्त होगी निरीक्षक को, और जो धारा 7 है वो उन शक्तियों के बारे में बतलाता है। और जैसा कि मैंने हर एक अधिनियम में आपको बताया कि निरीक्षक को जो भी शक्तियां होती है वो स्थान या कोई भी परिसर होगा जहां पे उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस परिसर में जाकर के निरीक्षक जो है अपना जांच कर सकता है, उस परिसर में जाकर के लेबर का स्टेटमेंट ले सकता है, डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, जो उनको कागज रखने हैं, जो उनको फॉर्म रखना है, रिटर्न भरना है, ये सारी चीजों का जांच वो कर सकता है। यहाँ भी वही बात है, अधिनियम के बंदों का पालन करने के संबंध में किसी भी स्थान या परिसर में वह जांच या परीक्षण कर सकता है, विहित रजिस्टर दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है। सभी समय में किसी भी स्थान या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होती है, और जो भी अन्य विहित शक्ति होती है वो सबका वो प्रयोग कर सकता है। अधिनियम की धारा 7 के साथ बाद में अमेंडमेंट से 7A जोड़ा गया है, और इसके द्वारा निरीक्षक अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन से संबंध प्राप्त की गई किसी भी शिकायत के स्रोत को प्रकट नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है और किसी थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन दिया, कोई NGO हो सकता है या कोई और भी, तो आपको उसके स्रोत का जो है प्रकटीकरण नहीं करना है, यानी उसकी सूचना को गोपनीय रखते हुए और अपनी आगे की कार्रवाई करनी है, जांच करना है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सही है या गलत है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधानों की, तो धारा 8 है वो आपको सफाई से संबंधित प्रावधानों के बारे में उल्लेखित है। एक्ट में कहा गया है कि साफ सफाई के बारे में ध्यान रखा जाएगा। फिर आपको रूल में कुछ और ज्यादा बातें क्लियर की गई, जैसे बिहार के नियमावली के नियम 12 में है कि फर्श को सप्ताह में एक बार कीटाणुनाशक से यानी डिसइंफेक्टेंट से आपको साफ करना है। उसी तरह से प्रत्येक 5 वर्ष में पेंट और वार्निश करना है। ये बातें आपको नियमावली में है, न कि एक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि सर हम एक्ट में तो इसको कहीं देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो एक्ट में नहीं है, ये चीजें रूल में है। एक्ट कहता है साफ सफाई रखना है, चाहे आपको जो भी बातें हैं उसके बारे में कहता है, लेकिन रूल बताता है कि उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, तो ये बातें उसमें है। उसी तरह संवातन और तापमान और ये सारी बातें आप देखेंगे कि पूरा पूरा फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो आपने पढ़ा होगा, अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो उसमें ये सारी बातें आपको उसी तरीके से आती हैं। संवातन, प्रकाश और तापमान जो होना चाहिए, जो बातें मैंने फैक्ट्री एक्ट में बताई वो बातें यहाँ भी लागू है कि धुआं धूल से कमरा जो है सो मुक्त होना चाहिए, ताकि आदमी उसमें सही तरीके से काम कर सके। प्रॉपर लाइट आना चाहिए, आंख पे प्रकाश न तो ज्यादा हो ना कम हो, जिससे कि काम करने में दिक्कत नहीं हो। अति भीड़ नहीं होना चाहिए, कंजस्टेड जगह नहीं होनी चाहिए, एक छोटे से जगह में ठूस के आदमी को न भर दिया जाए। 4.25 घन मीटर, मीटर क्यूब, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम जो है एक व्यक्ति के काम करने के लिए इसमें रखा गया है। जो पेयजल है, स्वच्छ पेयजल, पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट में भी देखा था, पीने का पानी जो है बहुसंख्य भाषा में लिखा होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए अगर हिंदी बेल्ट है कहीं तो वहां लिखा रहेगा पीने का जल या पीने का ठंडा जल, इस तरह से आपको लिखा रहता है। उसके बाद जो भी शौचालय है या थूकदान है, इन सब से वह कम से कम 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 कहती है कि शौचालय और मूत्रालय इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये जो है किसी भी लेबर एक्ट में आप देखेंगे तो कहेगा कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और जनरली ये 20 कामगार के लिए जो है कम से कम एक शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करने की बात करता है। साथ ही उसको स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए। पिक्चर वगैरह भी कई बार उसमें लगाए जाते हैं ताकि जो लोग पढ़ नहीं सके वो तस्वीरों से समझ सकें कि वह पुरुष का है या स्त्री का है। धोने की सुविधा वैसा परिसर में जहाँ तंबाकू मिलाने या छानने या दोनों या बीड़ी सेकने का काम होता है, तो वहाँ उसको धोने वगैरह की, कपड़ा वगैरह धोने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसका कपड़ा जो गंदा हो वो फिर धो के रख सके उसको। शिशु कक्ष की बात जो की जाए तो यह आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में तो इस बार अमेंडमेंट करके इसको कंप्लीट जोड़ दिया गया है।
हालांकि उसमें 50 वर्कर्स की बात की जाती है, यहाँ पे 30 फीमेल वर्कर की बात की जाती है। और यही बात आपको फिर जाके कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री एक्ट में। बार बार मैं कंपेयर इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। फैक्ट्री एक्ट में भी वहां पे 30 या अधिक महिला कामगार होने पर आपको शिशु कक्ष की व्यवस्था करनी है और 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे उसमें रह सकते हैं। उसमें स्तनपान के लिए जो भी अंतराल देना है, ये सारी बातें यहाँ भी उसी प्रकार से लागू है। धारा 15 कहता है फर्स्ट एड के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए वो आपको रखना है कम से कम 150 कामगार पर एक जो है फर्स्ट एड किट आपको रखना है। धारा 16 कैंटीन से संबंधित है, जहां 250 कामगार नियोजित है न्यूनतम, वहां कम से कम आपको एक कैंटीन रखना है ताकि लोगों को खाने पीने में सुविधा हो। सारी बातें आपको फैक्ट्री एक्ट से जुड़ती हुई मिलेंगी। धारा 17 कहता है दैनिक और साप्ताहिक कार्य के घंटों के संबंध में, जैसा कि हर एक लेबर लॉ में होता है, 9 घंटे आपको प्रतिदिन काम करने के लिए दिया जाएगा, साप्ताहिक 48 घंटे दिया जाएगा और इसी 9 घंटे में आपको 1 घंटे का जो है सो विश्राम हो गया, यानी 8 घंटे काम प्लस 1 घंटा का विश्राम। लगातार 5 घंटा काम करने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना है। ये सारी बातें मैंने पूर्व में भी कई सारे लॉज में बताए हैं। अतिकाल होने पर अधिकतम दैनिक जो है, मान लीजिए किसी दिन जरूरत पड़ गई, आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाना है, तो ओवर टाइम करवाना है तो आपको 10 घंटे तक करवा सकते हैं। साप्ताहिक आप 54 घंटे तक करा सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम करवाते हैं तो उस केस में आपको जो पेमेंट देना है वो दुगुने दर से देना है। दुगुने दर से कैसे देना है, तो अगर मान लीजिए आपका 200 रुपया पर डे का, सपोज कीजिए 300 रुपया पर डे का आपका मिनिमम वेज है, तो मिनिमम वेज अगर 300 रुपया पर डे का है तो 300 भागे 8 घंटे काम करना है, तो 1 घंटे का आपका जो भी पेमेंट निकला 200 में रखता हूँ, आसानी होगी तो 25 रुपया, इस 25 रुपया 1 घंटे का हुआ। अगर आप 9 घंटे काम करवाते हैं या 10 घंटे काम करवाते हैं विश्राम अंतराल के अलावे, तो आप यहाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा उससे वर्क करवा लीजिए, चाहे यहाँ 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करवाए तो 2 घंटे के लिए आपको 25 की जगह 50 रुपए प्रति घंटा के दर से 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यह आपका ओवर टाइम रेट होता है। यह हर एक्ट में आपका यही चीज है, उसमें कुछ नया बात नहीं है, पहले भी हो सकता है मैंने आपको कई बार बताया हो। विश्राम हड़ताल की बात करें तो मैंने बताया कई सारे एक्ट में आपने देखा होगा, लगातार 5 घंटा काम करने के बाद आधा घंटा का आपको विश्राम देना है। बात की जाए कार्य विस्तृति की, वर्क स्प्रेड की, स्प्रेड ओवर की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम 10.5 घंटा तक, और मुख्य निरीक्षक से अगर अनुमति मिल जाए तो अधिकतम 12 घंटा तक। ये वर्क स्प्रेड होता है स्पेशल केसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 घंटे काम करेगा, उसमें 8 घंटा प्लस 1 घंटा है। अधिकतम फिर आपको मैंने बताया कि अधिकतम 9 घंटे के अलावा 10 घंटे काम किए जा सकते हैं अतिकाल के साथ सेक्शन 17 में। तो फिर ये हो गया 10 घंटे सेक्शन 17 के हिसाब से। फिर उसके बाद भी जरूरत हो गई आपको स्प्रेड ओवर करना है तो अधिकतम 10.5 घंटा, जिसमें 1 घंटा विश्राम भी हो, मतलब 9.5 घंटा का काम हुआ। और स्पेशल केसेस आपको और ज्यादा जरूरत है, वर्कर कम है या छुट्टी का सीजन है, कुछ ऐसा कारण हो, तो आप मुख्य निरीक्षक से परमिशन ले करके अधिकतम 12 घंटे तक का काम करा सकते हैं, जिसमें 1 घंटा विश्राम हुआ, 11 घंटे का काम हुआ। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप 8 घंटे के बाद जितना भी घंटा काम ले रहे हैं एक्स्ट्रा, उतने आवर के लिए आपको जो है सो पेमेंट डबल रेट से देना होगा। उसको हम कहते हैं ओवर टाइम पेमेंट, ओटी। ठीक है। इसके अलावा धारा 21 कहता है साप्ताहिक अवकाश के संबंध में, जैसा कि हर अधिनियम में कहता है सप्ताह में कम से कम 1 दिन सवैतनिक अवकाश देना है। निर्धारित दिन में 3 माह की अवधि में 1 बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार जिस लेबर के लिए आपने फिक्स कर दिया कि आपको फलाने दिन अवकाश दिया जाएगा, तो उसमें आप 3 महीना में 1 बार से अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक परिसर में आप जहां भी काम ले रहे हैं उसको विहित प्रपत्र में तरीके से आप प्रदर्शित कर दीजिए कि उसको कब आना है, कौन से शिफ्ट में आना है, ये सारी बातें आपकी प्रदर्शित होनी चाहिए। धारा 22 के तहत जो निर्धारित काम के लिए कालावधि के अलावे कामगार से काम नहीं ले सकते हैं आप, जो भी आपने शिफ्ट डिसाइड कर दिया उसी के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ बाल श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध है, वो धारा 24 इसको क्लियर करता है कि आपको बाल श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ एक छोटा सा आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जो है आपका, उसके कितने सेक्शन में बताया गया है कि बाल श्रमिक से काम नहीं लिया जा सकता है? किसमें? बिहार शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। तो ये आप मुझे बताइएगा, 1953 का ये एक्ट है, इसके कितने सेक्शन में ये बातें लिखी हुई है? सेक्शन 25 कहता है स्त्रियों और किशोरों के लिए रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिषेध है। कब से कब तक? तो संध्या 7 बजे, मतलब 7 बजे शाम से लेकर के यानी 7 PM से लेकर के सुबह 6 बजे यानी 6 AM तक, इसके बीच जो है सो आप स्त्री और बालकों से काम, बालकों मतलब किशोरों से काम नहीं ले सकते हैं। सवेतन वार्षिक छुट्टी, सवेतन वार्षिक छुट्टी के संबंध में वही नियम है जो आपको फैक्ट्री एक्ट में नियम है, यानी कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आपको वयस्क को प्रतिदिन के लिए 1 दिन के दर से और किशोरों को प्रति 15 दिन के लिए 1 दिन के दर से आपको
सवैतनिक छुट्टी देना है, यानी कि जो उसका छुट्टी का नेचुरल प्रोसेस है उसके अलावा ये वार्षिक छुट्टी उसके अलग मिलती है, जो मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट में भी बहुत डिटेल से बताया है। और अगर वो वार्षिक छुट्टी का उपभोग नहीं करता है तो अधिकतम 30 छुट्टी किशोर वयस्क के केस में, एडल्ट के केस में, और किशोर के केस में जो है आपको अधिकतम 40 छुट्टी का प्रयोग वो ले सकता है, या तो अगले वर्ष में उसको जोड़ ले या उसको इनकैश भी कर ले। तो कई सारे फैक्ट्रीज उसको इनकैश कर देते हैं, उतने अमाउंट का वो, उतने दिन का वो उसका जो वेज रेट होता है उसके हिसाब से पैसा ही दे देते हैं। छुट्टी लेने के पूर्व माह के वेतन के दैनिक औसत के बराबर उसको वेतन देना है। जैसे कि सपोज कीजिए अप्रैल महीने में कोई जा रहा है वार्षिक छुट्टी का उपभोग करने, तो मार्च महीने में जो उसको वेतन मिला था पूरा महीना, मान लीजिए 20 दिन काम किया था और उसको 6,000 रुपया मिला था, यानी 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिला था। तो अगर वो अप्रैल में 30 दिन का अपना या 20 दिन का कोई सवैतनिक वार्षिक छुट्टी ले रहा है तो 20 दिन उसको 300 रुपए के दर से ही वेतन दिया जाएगा, यानी पूर्व माह के वेतन के दैनिक औसत के बराबर। सिंपल सी बात है। धारा 28 कहता है कि औद्योगिक परिसर में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 जो है लागू होगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम क्यों लागू होगा? क्योंकि मजदूरी भुगतान अधिनियम का क्या उद्देश्य था आपको याद होगा, या ससमय मजदूरी देने के लिए नियोजक को बाध्य करता है। साथ ही मजदूरी जो है सो प्रचलित सिक्कों और करेंसी में देना होता है। इसके अलावा धारा 29 विशेष प्रावधान रखे हुए हैं, और वह विशेष प्रावधान यह है कि राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्ती को भिगोने की अनुमति दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल परिसर छोटा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल परिसर जो भी है उसके बाहर भी भिगोने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उसको पहले से अनुमति लेना पड़ेगा। उम्र साबित करने का जो दायित्व है यह क्या है कि इस अधिनियम के तहत मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी है तो वह वयस्क नहीं है। अगर वह कहता है कि वो एडल्ट नहीं है तो इसको साबित करने का दायित्व जो है वह उसी व्यक्ति पर है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए किसी एक्ट के किसी सेक्शन का उसने वायलेशन किया, उस पर कोई कार्रवाई होनी है, और ऐसे में वो कहता है कि नहीं वो एडल्ट ही नहीं है, तो यह साबित करने का काम जो है उस व्यक्ति का है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आपके लिए नहीं है। सेक्शन 31 पदच्युति के लिए सोचना है कि अगर मान लीजिए किसी इंप्लॉय को आपने लगातार 6 माह या उससे अधिक अवधि के लिए काम ले रखा है और अब उसको हटाना है किसी भी कारण से, तो बिना 1 माह के पूर्व सूचना के या कम से कम 1 माह का वेतन दिए हुए से आप काम से नहीं हटा सकते हैं। ये आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या अदर जगह भी मिल जाएगा। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि दुराचार के मामले में अगर आपको हटाना है तो अगर दुराचार का जो भी परिभाषा है रूल में डिफाइंड है उस हिसाब से अगर उन मामलों का वह दोषी है तो जरूरी नहीं है कि उसको 1 महीना पहले सूचना देनी है। ये दोनों बातें एक ही साथ नहीं होती, या तो 1 महीना पहले आप सूचना दे दीजिए या 1 महीना का वेतन भी दे दीजिए। जैसे आज ही से आप बोल दिए कि कल से आपको नहीं आना है, तो कल से नहीं आना है तो भाई 1 महीना का 1 मंथ का उसको सैलरी और एक्स्ट्रा दे दिया आपने अगले महीने के लिए, तब भी चलेगा, यानी तो पहले से 1 महीना पहले बता दिया। लेकिन दुराचार के आरोप में बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है दंड प्रावधान की, तो कार्य में बाधा पहुंचाने पर, निरीक्षक के पास दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर, कर्मचारी को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने से रोकने पर, इन सब के केसेस में 6 महीने का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का जो है सो प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। अब धारा 33 जो है इसका वो कुछ और भी दंड प्रावधान को इंकित करता है, जैसे कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी उपबंध के उल्लंघन या अपील प्राधिकार के निर्णय के उल्लंघन में मजदूरी नहीं देने पर 250 रुपए का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। जानते ही आप कि लेबर लॉ में जुर्माना का राशि काफी कम है, क्योंकि यह संरक्षणात्मक कानून है, एम्प्लॉय को भी बचाता है, एम्प्लॉयर को भी बचाता है। अपराध दोहराने पर यह 1 से 6 महीने तक का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का जो है प्रावधान इसमें है। इसके अलावा जो धारा 37 है वो कहता है कि औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 और मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 जो है वो भी आपको इस बीड़ी सिगार अधिनियम के तहत लागू होगा, यानी उनके भी प्रावधान इस पर लागू होंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्या प्रावधान है आप मेरे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाले वीडियोज में जाकर के समझ लीजिए। ये जो औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम है ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि हर एक एस्टेब्लिशमेंट अपना एक अच्छा रूल बनाती है कि उसके लिए छुट्टी का क्या प्रावधान होगा, कितने वो सीएल देगा, कितना मैटरनिटी लीव देगा, जो भी लेबर लॉ होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फिर उसके अलावा उनके यहाँ प्रमोशन का क्या प्रावधान होगा, ये सारी बातों का उल्लेख उसमें वो करते हैं। तो इसमें है कि अगर 50 से अधिक कामगार होंगे तो उस मामले में जो है सो आपको ये एक्ट उस बीड़ी सिगार अधिनियम जहां भी एक्ट लागू हो वहां पर यह एक्ट भी उसके साथ लागू होगा। इसके अलावा आपको जो है सो कारखाना अधिनियम 1948 का जो अध्याय 4 है
जिसमें कि सुरक्षा प्रावधानों का उल्लेख है धारा 21 से लेकर के 41 तक वो, और उसके अलावा धारा 45 85 85 केवल यही दो धारा जो है उसमें आपको लागू होगा। इन धाराओं के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो हमारे फैक्ट्री एक्ट वाले वीडियोज में जाकर के देख लीजिए। और इसके अतिरिक्त फैक्ट्री एक्ट 1948 का कोई भी प्रोविजन जहां ये अधिनियम लागू हो रहा है वहां लागू नहीं किया जाएगा। 40वां नंबर कहता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 जो है लागू होगा, और जानते हैं हम जैसा कि यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 जो है कैसे किसी भी इंडस्ट्री में हुए डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका मैसेंजरी है उसके बारे में बताता है। और इसके बारे में मैंने डिटेल से 4-5 वीडियो बना रखा है, आप उसमें भी जाकर के इसको समझ सकते हैं। सेक्शन 43 कहता है कि स्वनियोजित जो कामगार होंगे उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ तंबाकू, कुछ ये पत्ते जो होते हैं जिससे कि बीड़ी बनता है, तेंदुआ पत्ता, ये सब ला करके अपना खुद घर में कुछ 100 200 500 बीड़ी बना के उसको रैप करके कागज में बेच रहा है, तो वह स्वनियोजित कामगार है, अपने और अपने परिवार की सहायता से अपने आवास पर यह कार्य करता है। और ऐसे स्थिति में उस तरह के जो दखलकार होंगे, उस तरह के जो एम्प्लॉयर होंगे, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी वो किसी एम्प्लॉयर को नहीं रखा, एम्प्लॉय को नहीं रखा है, लेबर को नहीं रखा है, मजदूर को नहीं रखा है, अपना काम खुद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। धारा 44 जो है इसमें नियम बनाने की शक्ति जो है सो राज्य सरकार को दे रखी है, और राज्य सरकार ने उसी के तहत अपने रूल बना रखे हैं।